Hello guys, welcome back to my channel and in today's vlog we are going to see that हम कौन कौन से टाइप का कंटेंट इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो पहला हमारा होगा वीकली हमारे 3 से 4 वीडियोस आएंगे अल्टरनेटिव डेज़ पर। तो पहला हम इसमें क्या कवर करेंगे, तो पहला हम इसमें फार्मेसी रिलेटेड जो भी सिलेबस है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कुछ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम वो कवर करेंगे। सेकेंड थिंग होगी, हम इसमें हमारी जो मेन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होती है रिलेटेड टू फार्मेसी, वो होती है ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है इन फार्मेसी में। तो हम उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल सिलेबस कैसा होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, उसमें जो कुछ भी क्वेश्चंस का लेवल होता है, हार्ड होता है, मीडियम होता है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए कौन कौन सी बुक्स हमें रेफ़र करने होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। थर्ड होगा जो हमें फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स होती हैं, यानी अगर हमें दुबई में जाना है या लंदन जाना है या कोई अदर कंट्री में जाकर हमें हमारा फार्मेसी का जॉब कंटिन्यू करना है, उधर फार्मासिस्ट रजिस्टर फार्मासिस्ट बोलकर अगर हमें दूसरे कंट्री में जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन सी एग्ज़ाम्स के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, या कौन से उधर के कंडीशंस होते हैं जो हमें फुलफ़िल करने होते हैं, तो वो सब हम बातें हमारे चैनल पर करेंगे। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्टली फ्रॉम फार्मेसी सिलेबस। सो फार्मेसी सिलेबस में हमें पता है अगर हम डिप्लोमा कर रहे हैं 2 साल का, या हम बी फार्म कर रहे हैं 4 साल का, या फिर आप डायरेक्ट फार्म डी को जा रहे हैं यानी डॉक्टरेट डिग्री होती है जो फार्मेसी की। इस सभी में जो बेसिक सिलेबस या बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करेंगे तो वो 2 साल का होता है। 2 साल में हमें वो इतना नॉलेज दे देते हैं या बुक्स के थ्रू हमें इतना नॉलेज मिल जाता है जो हमें इन डिटेल बी फार्म के 4 सालों में कंप्लीट करना होता है। अगर आपको इधर बहुत ही शॉर्ट में वो बताते हैं कोई भी चीज़, वहीं इन बी फार्म में हमारा क्या होता है, क्या हर एक इस पर हमें एक सेपरेट चैप्टर होता है जो हमें कवर करना होता है। यानी बी फार्म में क्या होते हैं, सेमेस्टर होते हैं, ईयरली क्या होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। डिप्लोमा में वैसा नहीं होता है। डिप्लोमा में क्या होता है, क्या हमें ईयरली 3 सेशनल्स देना पड़ते हैं, और फाइनल जो हमारी एनुअल एग्ज़ाम होती है वो एक होती है। 3 सेशनल्स में से भी हम कोई भी 2 सेशनल अटेंड कर सकते हैं, और यानी हमारा उसमें मेन हमें जो रेडी करना होता है, यानी जो हमें कॉलेज से जो इंटरनल मार्क्स मिलते हैं वो सब हमें हमारे खुद के सेशनल देकर हमें खुद हासिल करने होते हैं। तो ये होता है डी फार्म के लिए। बी फार्म के लिए वैसा नहीं होता है। बी फार्म के लिए 2 ही सेशनल्स होती हैं, यानी हर सेमेस्टर के लिए 2 सेशनल्स और एक फाइनल एग्ज़ाम। यानी आपको साल भर में 4 सेशनल और 2 एग्ज़ाम्स देनी पड़ती हैं, यानी 2 एनुअल एग्ज़ाम और 4 सेशनल। तो इसी तरह जो बी फार्म का सिलेबस होता है वो वास्ट होता है, हर चैप्टर आपको इन डिटेल में वहाँ पर दिया जाता है। वैसा डी फार्म में नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ऐसा सिलेबस बनाया जाता है कि पूरा इन डिटेल नहीं दिया जाता है, छोटा छोटा, पर ऐसा होता है कि हमारी जो नॉलेज की फुलफिलमेंट है वो हो सके वहाँ से। तो ऐसा हमारा डी फार्म का सिलेबस होता है। सब्जेक्ट सेम होते हैं, बी फार्म में थोड़े एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो डी फार्म में नहीं होते हैं। तो बाकी सब जो सब्जेक्ट में का जो पॉइंट्स होंगे या जो उनका कंटेंट होगा चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज वो सेम होगा। तो यही डिफरेंस है सिर्फ डी फार्म में और बी फार्म में। और अगर आप डी फार्म कर बी फार्म करना चाहते हैं तो आपको डी फार्म करने के बाद आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बी फार्म के एडमिशन मिल जाता है। तो इसी तरह हम आज से हमारा जो भी स्टडी ब्लॉग है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको पूछा था आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप में से किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे, तो इसीलिए मैं मेरा जो कोर सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी वो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्टली मैं आपको बेसिक यानी फार्माकोलॉजी क्या होता है, यानी इन डिटेल, यानी अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी हैं तो मैं आपको ऐसा बताऊंगी जिससे आपको फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से।
अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो या कोई अदर बैकग्राउंड से हो, फिर भी मैं आपको इतना बेसिक तरीके से उस चीज़ को बताती हूँ जिससे आपको समझ जाएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने का। तो यहाँ मैंने लिख लिया है फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी का बेसिक मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कोई भी डिसीज़ होगा, यानी आपको क्या हो गया है, कोई भी बीमारी हो गई है, चलो आपको बुखार हो रही है, चलो आपको खांसी हो रही है, बराबर। तो अभी कोई भी आपको बीमारी हो गई, अभी हम यहाँ लेते हैं आपको बुखार हो गया है, यानी क्या हो गया है, आपको फीवर हो गया है। फीवर होने के बाद आपने एक क्या ले ली, गोली ले ली, या उसे क्या किया कहा जाता है, मेडिसिन ले ली। आपने ले लिया पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल इज़ बेसिक एग्जाम्पल, ओके। पैरासीटामॉल ले लिया आपने, ये लिया कब लिया, खाना खाने के बाद लिया। खाना खाने के बाद आपने लिया, आपके मुंह में से, आपके पेट से, आपके बॉडी के बाहर तक जाने तक उस गोली का बॉडी में क्या हुआ, ये जो स्टडी होता है उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल स्टडी। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप फार्माकोलॉजी सब, यानी ये जो नाम है फार्माकोलॉजी, अगर इस नाम के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है फार्माको और दूसरा होता है लॉजी। फार्माको का मतलब होता है ड्रग। ड्रग तो आपको पता होगा, ड्रग यानी क्या होता है, पर इधर उसका मतलब होता है मेडिसिन, या फिर जैसा हम कहते हैं पैरासीटामॉल। और लॉजी का मीन्स क्या होता है, स्टडी। सो फार्माकोलॉजी ये क्या है, एक ग्रीक टर्म है, वहाँ से ये क्या की गई है, एक्सट्रैक्ट की गई है। उसका हमारे इसमें इंग्लिश टर्म में उसका मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग। तो स्टडी ऑफ ड्रग इज़ बेसिकली कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी ये जो एक टर्म है, इसे हमें समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, जिस वजह से हमें आज ये टर्म पता है और इस पर हम स्पेशलाइजेशन या फिर स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक बुक है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की। तो introduction to pharmacology, all this thing, pharmaco and logos, all these things are there. So next thing is that historical landmarks. So यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, इजिप्टियन साइंटिस्ट या फिर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी में हम जो ड्रग यूज़ करते हैं वो कौन सा ड्रग होता है, तो वो होता है हर्बल ड्रग। हर्बल ड्रग हम जो यूज़ करते हैं हमारे ट्रीटमेंट के लिए, उसका एक्चुअली इन्वेंशन कौन से ईयर से हुआ था, किसने किया था, ये सब बताया गया है इस हिस्टोरिकल चैप्टर में। देन यहाँ पर दिया गया है एरियाज एंड स्कोप्स ऑफ फार्माकोलॉजी। सो इसमें क्या होता है, हमारे फार्माकोलॉजी में दो टर्म्स होते हैं जो मेनली काम करते हैं। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है फार्माकोडायनेमिक। सो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में का डिफरेंस इतना ही है। फार्माकोकाइनेटिक यानी क्या होता है, हमारी बॉडी एक अनवांटेड मेडिसिन बॉडी में आने के बाद क्या क्या काम करती है, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनेमिक यानी क्या, जो हमने मेडिसिन ली है वो मेडिसिन लेने के बाद हमारी बॉडी क्या क्या रिएक्शन कर रही है, यानी बाहर से उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट, वो सब हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। सो ये दो जो मेन है, इस पर हमारी फार्माकोलॉजी डिपेंड है। तो फार्माकोलॉजी में हमें कौन सा भी ड्रग हो उसका हमें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक स्टडी करना पड़ता है। सेकेंड थिंग होती है उसके सब डिविजन्स भी है। ये मेन दो डिविजन्स थे हमारे फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। उसके अलावा हमारे बाकी के जो है उसमें न्यूरोफार्माकोलॉजी, इधर हम काय का स्टडी करते हैं, किस चीज़ का स्टडी करते हैं, तो वो होता है हमारा न्यूरोफार्माकोलॉजी में हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन में जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने का काम जो नर्व्स करते हैं, उनको हम
उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूरोफार्मेकोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फार्मेकोलॉजी, ये तो आपको पता होगा, कार्डियक मीन्स हमारे हार्ट के रिलेटेड। फिर और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा बायोकेमिकल फार्मेकोलॉजी हो गया, हमारा बिहेवियरल फार्मेकोलॉजी हो गया, हमारा एंडोक्राइन फार्मेकोलॉजी हो गया। सो ये सब चीज़ें हैं जो सब डिविजन्स में आती हैं। सो ये हमारा हो गया न्यूरोफार्मेकोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फार्मेकोलॉजी, मॉलिक्यूलर फार्मेकोलॉजी। उसी के साथ हमारा होता है बायोकेमिकल फार्मेकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, हम बायोकेमिकल्स का स्टडी करते हैं, बिहेवियर स्टडी, एंडोक्राइन स्टडी, क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, कीमोथेरेपी, ये वर्ड तो आपको पता होगा, जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है वो होती है कीमोथेरेपी। वो भी एक सब डिवीज़न है हमारे फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट का। उसी के साथ दूसरी हमारी है वेटरनरी फार्मेकोलॉजी। फिर एप्लीकेशंस हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसी के साथ है नेचर एंड स्कोप ऑफ ड्रग। तो हम यहाँ पर हमारा जो ड्रग है वो हमारा आयुर्वेदिक होगा, होम्योपैथिक होगा, यानी हमारा प्लांट सोर्स से होगा, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, सेमी सिंथेटिक होगा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से होगा, हमें पता नहीं, पर जो भी होगा हमारा ड्रग इसी में से कहीं में से किसी ना किसी सोर्स से वो आता होगा। तो पहला है हमारा प्लांट सोर्स है, सेकंड है हमारा एनिमल सोर्स है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनरल सोर्स है, सिंथेटिक, माइक्रोबायोलॉजिकल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसेंशियल ड्रग कंसेप्ट, ये एक कंसेप्ट है हमारे फार्मेसी में, यानी इसमें मेडिसिन्स इंक्लूड किए गए हैं जो प्राइमरी नीड होती है पॉपुलेशन की, वो फुलफ़िल करना इस इसेंशियल ड्रग का काम होता है। तो इसेंशियल ड्रग्स में भी लिस्ट होती है जिसमें 500-600 इसेंशियल मेडिसिन्स इंक्लूड किए गए हैं जो प्राइमरी नीड के लिए ह्यूमन बींग के रखे गए हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस टाइप ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल, पैरेंट्रल एंड टॉपिकल। इंटरनल में जो हमारे बॉडी में जाएगा डायरेक्टली, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ओरल, सेकेंड वन इज़ बक्कल, देन सबलिंगुअल, रेक्टम। ओरल हम मुंह से लेंगे, बकल डायरेक्टली हमारे बकल्स में, सबलिंगुअल दैट इज़ हमारे जो टंग होती है उसके नीचे रखा जाता है, रेक्टम दैट इज़ हमारा जो एनस का पार्ट होता है उधर से। फिर पैरेंट्रल यानी जो हमें इंजेक्शन थ्रू दिए जाते हैं, तो उसमें है इंट्रावेनस है, इंट्रामस्क्यूलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल, इंट्राओसियस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्राथिकल, इंट्रासाइनोवियल, एपिड्यूरल, इंट्राकोरोनरी एंड इंट्रापेरिटोनल। तो ये सब हमें कैसे दिए जाते हैं, तो इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं। टॉपिकली जो हम डायरेक्टली हमारे स्किन सरफेस होता है वहाँ पर लगाए जाते हैं, दैट इज़ ट्रांसडर्मल हो गया, ट्रांसक्यूटेनियस, ट्रांसम्यूकोसल, वजाइनल, ये सब है हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो कैसे कैसे दिए जाते हैं वो इन डिटेल में हमें बताया जाता है। सो यहाँ पर एक चार्ट दिया जाता है जिसमें हमें बताया गया है जो इंट्रामस्क्यूलर होता है वो 90 डिग्री के एंगल से हमारे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। फिर जो सबक्यूटेनियस होता है वो हमारे बॉडी में 45 डिग्री पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और जो इंट्रावेनस होता है वो हमारे बॉडी में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ये हो गया 90, ये हो गया 45 और ये हो गया 25। सो इसी तरह हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो अदर्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, वो इन डिटेल में बताए गए हैं। अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फार्माकोलॉजी में, जिसमें हमारा जो ड्रग होता है वो अभी हम ड्रग ले रहे हैं, अभी उसको हमारे बॉडी में हमारे माउथ से लेकर, हमारे स्टमक से लेकर, हमारे ब्लड से लेकर जो बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम है, वो जो रिसेप्टर्स करते हैं वो उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, अगोनिस्ट। यानी अगोनिस्ट यानी क्या कहा जाता है कि हमारे ड्रग की हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होने की जो एफिनिटी होती है उस चीज़ को कहा जाता है अगोनिस्ट। इसका अपोजिट होता है एंटागोनिस्ट। यानी यहाँ क्या होता है, इनके पास सिर्फ एफिनिटी होती है, यानी ये सिर्फ रिसेप्टर को बाइंड हो सकते हैं, रिसेप्टर को ड्रग बाइंड हो सकता है, पर बाइंड होने के बाद जो एक्शन दिखाने का काम है, यानी इनका जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक या एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने का जो ये होता है, उसकी एफिनिटी
इनके पास नहीं होती, यानी ये सिर्फ बाइंड हो सकते हैं, पर बाइंडिंग के बाद जो भी एक्शन प्रोड्यूस करने का काम है वो इनसे नहीं होगा। वहीं अगोनिस्ट है, अगोनिस्ट क्या करते हैं, ये बाइंड भी होते हैं और बाइंडिंग के बाद एक्शन भी दिखाते हैं। सो ये दो है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टडी में। सो अगेन उसके अलग अलग टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, डिफरेंस दिया गया है। देन स्पेयर रिसेप्टर होता है, यानी एक रिजर्व रिसेप्टर होता है। यानी क्या होता है, हमारा अगर ड्रग है, हमारा ड्रग एक है बराबर, रिसेप्टर्स उधर क्या होंगे, हमारा ड्रग एक है, रिसेप्टर्स क्या होंगे, 1 2 3। अभी हमारा जो ड्रग है वो सभी से तो बाइंड नहीं करेगा, कोई ना कोई यहाँ पर छूट जाएगा बराबर। तो ये जो छूटा हुआ रिसेप्टर होता है ये रिजर्व कर कर रखा जाता है नेक्स्ट जो भी ड्रग आएगा उसके लिए। तो इसको क्या कहा जाता है, स्पेयर रिसेप्टर। और इमरजेंसी के टाइम पर ये जो रिजर्व रिसेप्टर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट किस चीज़ की है, तो हमारे स्पेयर रिसेप्टर की। फिर वेर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ड्रग, ड्रग डिपेंडेंस हो जाता है, ड्रग एडिक्शन हो जाता है, ड्रग टॉलरेंस हो जाता है, टैकीफाइलैक्सिस की कंडीशन हो जाती है। ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग एडिक्शन, यह हमें सिर्फ ड्रग्स हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू आर मेडिसिन, रिलेटेड टू आर डिसीज़, यानी हमें जो बीमारी हुई है उसमें हमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, अगर हमें उसका एडिक्शन हो रहा है, अगर हमें उसका डिपेंडेंस हो रहा है, तो उस चीज़ को हम इधर मेंशन कर रहे हैं। वैसे ही एक कंसेप्ट होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस यानी क्या होता है, अगर हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 50 mg डोज फॉर 1 वीक, ओके, हम 1 वीक ले रहे हैं, हम ठीक हो गए, अगेन हमें 1 महीने के बाद सेम प्रॉब्लम हो रही है, हम डॉक्टर के पास गए, फिर से उन्होंने हमें 50 mg ड्रग दिया, हम क्योर हो रहे हैं, सब हो रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर से हमें सेम प्रॉब्लम आ रही है, यानी हम कंसिडर करें फीवर की प्रॉब्लम, अब हम फिर से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर हमें 50 mg दे रहा है, पर इस बार क्या हो रहा है, हमें वो डोज उतने लेवल तक इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, क्या जो हमारी बॉडी है, बॉडी की जो एबिलिटी है 50 mg डोज पर इफ़ेक्टिवनेस दिखाने की, वो क्या हो गई है, पूरी तरीके से स्टॉप हो गई है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को डोज इंक्रीज़ करना पड़ता है। अब ये डोज इंक्रीज़ कर कर कितना होगा, तो ये अगर 50 है तो 100 mg देकर देखेंगे डॉक्टर, अगर 100 mg पर भी डोज पर अगर इफ़ेक्टिवनेस नहीं दिखा रहा है तो उसका कितना 500 mg। फॉर मैक्सिमम अडल्ट हमारा जो डोज होता है वो होता है 250 mg टू कितना होता है 500 mg, तो ये प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। तो उसको क्या कहा जाता है, टॉलरेंस। सो टॉलरेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस इफेक्ट on that particular dose given by the physician, but in this case what happens, so body's ability get reduces, means body is not produces effect which is generally should be occur at that particular dose. So that is the concept of tolerance. Then tachyphylaxis is there, intolerance same there is. Then there is idiosyncrasy, again another consequences occurs with respect to our medicine. Then allergic reaction, various allergic reaction we are suffer from during after getting or after administrating that particular drug. So that is hypersensitivity reactions are there, allergic reactions occur in that. Type 1 anaphylactic reactions are there, type 2, type 3 and type 4, depending on severity the allergic reaction is classified in between the in this types. So this is the basic concept behind the pharmacology. In short, they are mentioned in this book. Then again I say previously like that, so main branches of pharmacology is pharmacokinetic and pharmacodynamic. We have to in detail study for this. हमें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक ये जो दो कंसेप्ट हैं, हमें इसके बारे में इन डिटेल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसी पर हमारा जो पूरा फार्माकोलॉजी है वो डिपेंड होता है। सो फार्माकोकाइनेटिक में मैंने जैसे बताया, फार्माकोकाइनेटिक का मैं आपको बेसिक मीनिंग बताती हूँ। फार्माकोकाइनेटिक ADME, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। मैंने जैसे बताया, आपने ड्रग लिया, कहाँ से लिया, माउथ से लिया, माउथ से वो गया
कहाँ पर आया, हमारे स्टमक में आया। स्टमक में आने के बाद क्या हो रहा है, वहाँ पर यानी माउथ में उसका क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। वो जो कंसेप्ट थी वो कहाँ पर हो गई, माउथ में हो गई। नेक्स्ट स्टेप हम कहाँ आ गए, स्टमक में आ गए। अब क्या हो गया है, यहाँ पर उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं। अभी स्टमक में हमारा क्या होता है, HCl होता है। अभी ये क्या होंगे, इसमें डिसॉल्व होंगे, अगेन उसका ट्राइचुरेशन होगा। अभी हमारा ड्रग ब्लड में मिक्स होना चाहिए। तो स्टमक के जो सेल्स होते हैं या फिर इनके जो इस पर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो ड्रग होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अभी एब्जॉर्ब करने के लिए भी अगर यहाँ पर हमारा ब्लड है, यहाँ पर हमारा ड्रग है, ये क्या है, स्टमक की लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग है। अभी हमारा ड्रग यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहिए, बराबर। तो अगर हमें ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, यानी हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो पॉलीपेप्टाइड की सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हमें ये क्रॉस करना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिसेप्टर की कंसेप्ट बताई थी। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ज़रूरत किसकी है, रिसेप्टर की। ये क्या करेगा, ये मेरे साथ जॉइंट हो जाएगा और मुझे ये क्रॉस करने में हेल्प करेगा। यहाँ जाकर अभी यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर प्लस ड्रग, हम लोग क्या हो गए, ब्लड में आ गए। अभी यहाँ पर ये मेरे साथ जॉइन था, अभी ये यहाँ से क्या हो जाएगा, मुझे छोड़ देगा और अपने जगह रिटर्न आकर खड़ा हो जाएगा सेल के इस तरफ। फिर मेरा जो ड्रग है जो अभी सिंगल है, यानी क्या है, फ्री फॉर्म में है, वो क्या हो जाएगा, ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर ब्लड के सर्कुलेशन थ्रू जिस जगह पर हमारे ड्रग की ज़रूरत है वो वहाँ पर जाकर पहुँच जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, ब्लड में पहुँच गया, यानी एब्जॉर्प्शन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन की कंसेप्ट क्या होती है, अगर 2 कंपार्टमेंट हैं, एक कंपार्टमेंट 2 कंपार्टमेंट, अगर हमारे ड्रग को इस कंपार्टमेंट से जाना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, तो यानी वो हेल्प करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो उसके स्पेसिफिक पार्ट तक पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसने इफ़ेक्ट दिखाए, यानी फ़ीवर था, फ़ीवर कम हो गया। अब वो वहाँ तो रह नहीं सकता, क्योंकि अगर वो वहाँ रह गया तो क्या होगा, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आकर वहाँ क्या होने लगेगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा। और एक्यूमुलेशन होने पर क्या होगा, उस ड्रग, अगर बॉडी में से वो रिमूव ही नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। यानी उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन हो गया। एक्यूमुलेशन होने पर क्या होगा, बॉडी टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। अभी उसने अपना इफेक्ट दिखा दिया, अब वो बॉडी से रिमूव होना चाहिए। यानी जो भी ड्रग है, यानी जो भी बचा हुआ अननेसेसरी है, वो अब कहाँ पर आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म करने के लिए लीवर तक पहुँच जाएगा। लीवर में आने के बाद क्या होगा, उसका अल्ट्रेशन होगा, यानी केमिकल अल्ट्रेशन होगा। अगर पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर कुछ है ऐसा, अब यहाँ पर क्या होगा, फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन एक्ट कर क्या करेंगे, इसको एक बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी A प्लस B। अभी ये A जो है ये अगेन हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, वो रिटर्न चला जाएगा। और B का जो प्रोडक्ट है वो हम क्या कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। एक्सक्रीशन हमारे बॉडी के थ्रू हो जाएगा, आइदर फ्रॉम यूरिन और थ्रू जो भी हमारा फेसिस वगैरह होता है उसके थ्रू ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होती है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म की, जो हमारे फार्माकोलॉजी में हमें हर एक ड्रग के लिए स्टडी करना पड़ता है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारी, बायोएबिलिटी की। तो बायोएबिलिटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। तो बायोएबिलिटी यानी क्या होता है, अगर आपने बॉडी में डोज लिया है 50 mg की, अगर आपने टैबलेट ली है, अब ये 50 mg की टैबलेट माउथ से लेकर अगर ब्लड तक पहुंचाना है, तो ये जैसी 50 mg की है ये ब्लड तक पूरी 50 mg पहुंचनी चाहिए, तब जाकर हमें जो डिज़ायर इफ़ेक्ट है फ़ीवर का वो हमें मिलेगा। अगर पर यहाँ पर क्या होता है, बीच बीच में बहुत सारी रुकावटें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर 50 है, यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर थोड़ा कम, और जब तक हम ब्लड तक पहुँचेंगे हमारा डोज वो 25 mg हो गया, तो हमें जो एक्सपेक्टेड है रिज़ल्ट है वो हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो बायोएबिलिटी कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करती है। तो बायोएबिलिटी कंसेप्ट क्या है, द रेट एंड एक्सटेंट टू विच ड्रग गेट एडमिनिस्टर्ड, यानी हमने जिस अमाउंट में और जिस रेट में हमारा ड्रग लिया है
फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी माउथ से टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी क्या कहते हैं उसे, ब्लड, यानी जो हमने जितने क्वांटिटी में ड्रग लिया है वो फ्रॉम माउथ टू ब्लड उतना ही पहुंचना चाहिए 50 mg, उस चीज़ को कहा जाता है बायोबिलिटी। अब यहाँ पर जो हमारी माउथ यानी थ्रू ओरल रूट की जो बायोबिलिटी होती है वो कम होती है, 50% होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो इंट्रावेनस रूट से हम जो ड्रग लेते हैं उसकी। इंट्रावेनस की बायोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह इतनी है कि वो जो होता है वो डायरेक्ट हमारा जो इंजेक्शन है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी वहाँ पर बायोबिलिटी 100% होती है। वहीं ओरली लेने की वजह से क्या होता है, फ्रॉम माउथ टू ब्लड पहुँचने तक वेरियस फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। बहुत रिएक्शंस है जो एंजाइमेटिकली एक्ट होकर वहाँ पर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। इस वजह से जो ओरल रूट की अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इंट्रावेनस रूट। तो ये हमारा जो बायोबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला दिया है दैट इज़ एफ इज़ डिनोटेड फॉर बायोबिलिटी। सो viability is nothing but amount of drug that enters to the systemic circulation divided by dose administered। वही मैंने जो कहा वही उन्होंने कहा है कि आपका जो ब्लड में जो इतना ड्रग पहुंच रहा है वर्सेस आपने जो एडमिनिस्ट्रेड किया हुआ ड्रग है इसका जो रेशो होगा वो क्या कहा जाता है, तो हमारी जो बायोबिलिटी होती है उसको उन्होंने कहा है। तो वही है बायोबिलिटी। उसका फिर इंट्रावेनस रूट का उन्होंने दिया है, उसकी क्या होती है, 100% होती है इंट्रावेनस रूट की अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुँचने तक हमारे गट में जाता है, फिर वहाँ पर नॉट एब्जॉर्ब थोड़ा सा रह जाता है, फिर जो गट वॉल्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर हमारे लीवर में जाने के बाद थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से जो हमारे ओरल रूट की जो बायोबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर्ड विद द इंट्रावेनस रूट। इसके लिए वेरियस फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट वन इज़ एंजाइम एक्टिविटी इन द गट में हमारे बहुत सारे एच पाइलोरी वगैरह जो भी हमारे ये हैं वो क्या करते हैं, तो अफेक्ट करते हैं जो भी हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया हुआ होता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी जो बायोबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसी के साथ हमारा बायो इक्विवेलेंस है, बायोएबिलिटी बायो इक्विवेलेंस स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी स्टडी में। कौन कौन से फैक्टर्स हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अभी ड्रग एब्जॉर्प्शन जो हमने फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ा है, ये फार्माकोकाइनेटिक की स्टार्ट है। फार्माकोकाइनेटिक में हमने क्या क्या चाहिए, हमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, बराबर। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की हमें डेफिनेशन वगैरह पता है कैसे, यानी फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो ड्रग पहुँचाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब उसको वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, हमारा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर साइज। अभी अगर हमारा जो ड्रग है उसकी भी एक पर्टिकुलर क्या होती है, मॉलिक्यूलर साइज होती है, अगर उसको हमारा सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करना है तो उसी के साथ हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी ये सब क्या है, हमारे फैक्टर्स है जो हमारा जो ड्रग है वो हमारा ब्लड में पहुंचाने के लिए अफेक्ट करेंगे। डिफ्यूजन्स होते हैं, यानी जो ट्रांसफ़र ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र जो किया जाता है वो। फिर ड्रग ट्रांसपोर्टर्स हैं, वेरियस टाइप ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्टर, यानी हम उसे रिसेप्टर भी कहते हैं। फिर हमारा है गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम है। ये जो फैक्टर्स है ये किसके लिए अफेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। लिपोफिलिसिटी, दिस ऑल वेर कवर अंडर द फार्माकोकाइनेटिक। फिर आयोनाइजेशन, एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन, ये सब क्या है, अफेक्ट करते हैं हमारे इसके लिए। फिर हमारा सेकेंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने कहा, एक बार हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो गया हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, अब उसे क्या है, उसके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक जाकर पहुंचना है। उसके लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अब डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्या होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं जो हमें स्टडी करना पड़ते हैं। सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द बॉडी, सो ब्लड, प्लाज्मा, प्रोटीन लेवल, ये सब हमें देखना पड़ता है। फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जितना ड्रग आपका ब्लड में है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा, यानी आपने जितना ड्रग
आपके बॉडी में है डिवाइडेड बाय एक्चुअली कितना कॉन्सेंट्रेशन आपके प्लाज्मा में है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो प्ले करता है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. देन मेटाबॉलिज्म, मैंने कहा कि अब हो गया है, अभी आपको क्या चाहिए, क्या आपको एक उसका अनवांटेड प्रोडक्ट बनाकर उसको बॉडी में से रिमूव करना है. तो यानी मेटाबॉलिज्म को ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है. उसके वेरियस फेजेस हैं. फेज़ 1 रिएक्शन, फेज़ 2 रिएक्शंस हैं. फेज़ 1 रिएक्शंस में भी वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन इंक्लूड है. फिर इसमें फेज़ 2 में कौन कौन से हैं? कॉन्जुगेशन रिएक्शन. इन डिटेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है. ये जो साइटोक्रोम P450 है, ये एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो हर एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी ये एक कॉमन एंजाइम है जो एक्ट करता है. फिर नेक्स्ट है इंटरैक्शंस है. देन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ये ऐड किया जाता है. रिडक्शन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है. यानी ये बेसिक है जो रिएक्शंस कैरिड आउट किए जाते हैं किस चीज़ के लिए. तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उस चीज़ के लिए हमें ये रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है. फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट. ये हम खास आपको 5 या 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है. फिर हमारा क्या होता है लास्ट में? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन यानी क्या? अब हो गया है, बॉडी में सब प्रोसेस हो गई है, अब हमें क्या करना है? ये बॉडी में से रिमूव करना है. इसके लिए, क्योंकि मैंने कहा अगर बॉडी में अगर वैसा ही रहा तो वहाँ पर क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा. एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या होगा? वहाँ पर वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा. तो इसीलिए एलिमिनेशन इज़ फाइनल प्रोसेस और फाइनल स्टेज ऑफ ड्रग. सो ये होना इम्पॉर्टेंट है. तो ये कहाँ से होगी? तो हमारे किडनी थ्रू होता है, लीवर थ्रू होता है एक्सक्रीशन, लंग्स थ्रू भी होता है और अदर. तो मेजरली हमारी जो किडनी होती है और लीवर, ये 2 ऑर्गन्स हैं जहाँ से एलिमिनेशन होता है हमारे ड्रग का. और माइनरली इन सम केसेस थ्रू लंग्स एज वेल एज थ्रू अदर पार्ट्स लाइक मदर्स मिल्क, स्वेट इज़ देयर, सलाइवा इज़ देयर. These routes are also involved in some time of cases. So through किडनी ये हमारा फिल्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. तो अगर हमें यहाँ से एलिमिनेशन करना है तो वो उसके भी कुछ प्रोसेस हैं. जैसा हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है, उसमें जो भी ग्लोमेरुलस वगैरह होता है वहाँ से फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन, ये जो प्रोसेस होती है ये करने के बाद ही ड्रग क्या होता है? बॉडी में से रिमूव किया जाता है. तो रीनल ड्रग एक्सक्रीशन के लिए भी वेरियस फैक्टर्स आर इन्वॉल्व. एक्सक्रीशन थ्रू लीवर करना होगा तो लीवर की ये जो साइकिल है ये कंडक्ट की जाती है. तो लीवर में से ड्रग कैसा रिमूव होता है? वो बिलियरी ड्रग एक्सक्रीशन. सो ये सब है. फिर एलिमिनेशन का ऑर्डर कैसा होता है? एलिमिनेशन का ऑर्डर में 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है. क्लियरेंस यानी क्या होता है? हमारा जो ब्लड है, ब्लड में से कंप्लीट रिमूवल ऑफ ड्रग, यानी 0% हमारे ब्लड में उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, यानी ना के बराबर हमारे ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. तो उसको क्या कहा जाता है? क्लियरेंस. दैट इज़ क्लियरेंस इज़ द ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी. सो क्लियरेंस अलग अलग इससे किया जाता है. एक रीनल होता है, एक हिपैटिक होता है, एक अदर. रीनल यानी थ्रू किडनी क्लियरेंस फ्रॉम लीवर एंड क्लियरेंस थ्रू अदर बॉडी ऑर्गन. सो दिस इज़ एवरीथिंग दे टोल्ड. नाउ वेरियस जो कॉमन में कुछ फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन के लिए. सो फर्स्ट क्या होता है? हमारा एज होता है. एज हमारा कैसा अफेक्ट करता है वो उन्होंने बताया है. फिर अगर डिसीज़ कंडीशन है वो कैसे अफेक्ट करती है. तो ये सब चीज़ें हमारी कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं? तो हमारे जो भी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में. तो ये क्या है? कॉमन फैक्टर है जो इन्वॉल्व होते हैं. एज हो गया, एजिंग कैसा अफेक्ट करेगा तो ये सब बताया गया है. फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? डिसीज़ में कौन कौन से प्रॉब्लम्स यानी कैसा वो इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, वो सब बताया गया है. सो दैट इज़ ऑल द थिंग्स अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक. ये भी मैंने आपको एक ही बात बताई है. अगर आप रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे, KD त्रिपाठी या फिर रॉसन विल्सन या फिर बहुत सारे बुक्स हैं जो
सातोस्कर, भंडारकर, ये बहुत सारे बुक है कोलॉजी के जो आप एक बार अगर पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फार्माकोलॉजी कितना वास्ट सब्जेक्ट है। एक ही मैंने चीज़ आपको अभी तक बताई है, वो है फार्माकोकाइनेटिक, यानी जो मेन 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती है हमारे कोलॉजी में, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। ये छोड़कर भी अदर क्लासेस हैं और सब डिविजन्स हैं हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 2 इन्वॉल्व हैं वो है हमारे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। सो हमारा फार्माकोकाइनेटिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आता है फार्माकोडायनेमिक। सो फार्माकोडायनेमिक ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।